अगर घर की दीवारें बोल सकती, तो आज भी मेरे घर की दीवारें मुझसे यही पूछती, सरोज, तूने हमें क्यों तोड़ा? मैंने उम्र भर ये समझा कि मैं इस घर की सबसे मजबूत औरत हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं इस घर की सबसे बड़ी गलती बन गई थी। मेरा नाम सरोज माथुर है। आज मैं 70 साल की हूँ और यह कहानी मैं इसलिए नहीं सुना रही कि लोग मुझे सही ठहराएं। मैं यह कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि शायद किसी और घर की सरोज इसे सुनकर रुक जाए। मेरे छोटे बेटे नीलेश की शादी आद्या से हुई थी, तो पूरी कॉलोनी कह रही थी, बहू बहुत सुसंस्कारी है, बहुत शांत है, बहुत सीधी है। और मेरे भीतर वही पल एक अजीब सा असंतोष उभर आया था। मुझे शांत और सीधी लड़कियां हमेशा कमजोर लगती थीं और मुझे कमजोर लोगों पर राज करना अच्छा लगता था। जब आद्या पहली बार हमारे घर में कदम रखी, तो मैं उसे देखने के लिए सिर्फ अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी रही और उसकी हर अदा, हर चाल, हर मुस्कान, हर पल की सांस पर ध्यान देती रही, मानो कि मैं किसी सैनिक की तरह उसके हर कदम को आंक रही थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि इस घर में कोई भी लड़की इतनी आसानी से जगह नहीं बना सकती। और यदि उसने अपनी सरलता और शांत स्वभाव से मेरे सामने हिम्मत दिखाई, तो मेरा घर, मेरी सत्ता और मेरी पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए मैंने पहली सुबह ही उसका पहला नाश्ता देखा, उसके उठने का ढंग देखा, उसके हाथ में कप देखा, और मैंने तुरंत ये तय कर लिया कि कोई भी छोटा सा काम, चाहे वह कितनी ही मामूली बात क्यों न हो, मुझे उस पर नियंत्रण बनाए रखने का अधिकार देगा और इस घर में मेरा स्थान कभी भी चुनौती के बिना सुरक्षित रहेगा। इसलिए मैंने उसे पहला ताना दिया, बहू, हमारे यहाँ की औरतें सूरज से पहले उठती हैं और काम का एक एक नियम समय पर सीखती हैं। तुम्हारे मायके में शायद ये आदत नहीं रही होगी, इसलिए तुम्हें हर रोज ये सब सीखना पड़ेगा। और आद्या केवल चुप रही। उसकी आंखों में डर की हल्की चमक थी, लेकिन वह अपनी वफादारी और शांति बनाए रखने के लिए ज्यों की त्यों खड़ी रही। और मैं ये महसूस कर रही थी कि यही पहला संकेत था कि ये घर उसकी पक और मेरे काबू की परीक्षा दोनों के लिए तैयार है। और मेरा नियंत्रण अब उसकी हर छोटी सी हरकत में झलकना चाहिए, ताकि वह कभी भी ये महसूस कर सके कि वह स्वतंत्र है। और यही पहला दिन था जब मैंने ये तय कर लिया कि मेरे घर में आद्या जैसी लड़की कभी भी मेरे अधिकार को चुनौती नहीं दे सकती। जैसे ही आद्या ने दूसरे दिन नाश्ता तैयार किया, मैंने उसका हर काम विस्तार से देखा। न केवल ये देखा कि सब्जी का स्वाद कैसा है या रोटी कितनी अच्छी पकी है, बल्कि ये भी देखा कि उसने पानी के गिलास कैसे उठाए, किस क्रम में चीजें रखी, साबुन का डब्बा कहाँ रखा और रसोई की हवा में उसका हर कदम कैसे गूंजा। हर दिन मैं उसकी हर छोटी सी गलती खोजती, हर छोटी सी कमी पर ताना देती। कभी चाय हल्की पड़ी तो उसकी ओर कड़ा नजर घुमाई, कभी नमक ज्यादा डाल दिया तो उसकी तरफ तीखी आवाज उगली, कभी उसने मेरे पूछने पर मुस्कान में देरी की तो उसकी सरलता को बेमतलब का अहंकार बताया। और ऐसा हर दिन एक नई योजना के साथ चलता रहा, जिसमें मैं उसे ये समझाने की कोशिश करती कि इस घर में केवल मेरी मान्यताएं और मेरे तरीके ही सही हैं और उसके अपने स्वभाव या अपने मायके से सीखे गए तरीकों का कोई महत्व नहीं। इस तरह हर दिन मैं उसकी हर आदत, हर काम, हर सोच को कसने लगी और धीरे धीरे उसने भी महसूस किया कि इस घर में उसकी स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है और मेरी हर नजर उसके कदमों पर लगी रहती है, जिससे वह कभी भी यह ना सोच सके कि वह मुझे चुनौती दे सकती है। और यही वह सिलसिला था जो हर दिन नई कमी खोजने और हर दिन उसे नियंत्रित करने के लिए मैंने शुरू किया। और यह सिलसिला उस दिन से चल पड़ा जब आद्या ने पहली बार मेरे घर में कदम रखा था। धीरे धीरे मैंने की हर छोटी गलती को उसके मायके से जोड़ना शुरू कर दिया और यह जहर मेरे शब्दों में ऐसा घुल गया कि वह धीरे धीरे उसके हर काम में हावी होने लगा। मैंने देखा कि उसने रसोई में सब्जी काटते समय आलू थोड़े मोटे काट दिए और तुरंत कहा, शायद तुम्हारे मायके में यही सब सिखाया गया होगा कि काम में परिश्रम या ध्यान की कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए तुम्हारा हाथ हमेशा अशुद्ध रहेगा। जब उसने रोटी बेलते समय किनारे थोड़े मोटे रह गए, तो मैंने उसकी ओर तीखी नजर घुमाई और कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही सिखाया होगा कि मेहनत और संतुलन का कोई महत्व नहीं है, इसलिए तुम्हारा काम हमेशा अधूरा और गलत रहेगा। और हर ताने के साथ मैंने यह सुनिश्चित किया कि उसके दिल में मेरे प्रति भय और डर घर कर जाए, क्योंकि मुझे यकीन था कि यदि आद्या ने यह महसूस कर लिया कि वह मायके की सीख के कारण मेरे सामने कमजोर है, तो वह कभी मेरे अधिकार को चुनौती नहीं दे सकेगी।
और यही डर ही मेरे नियंत्रण का सबसे बड़ा हथियार बन गया। मैंने उसे ये दिखाया कि चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, हर काम में कमी निकालना और उसे दोष देना इस घर में मेरी प्राथमिकता और अधिकार है। और यही सोच उसे रोज नए तनाव में डालती, रोज नए डर के साथ उसे यह एहसास कराती कि उसकी स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। और इस तरह मैं धीरे धीरे उसके भीतर ये विश्वास जगा रही थी कि उसके मायके का संस्कार उसका दुश्मन है और मैं ही उसका असली शिक्षक जो उसे हर रोज सुधारने का दावा करता है। और इसी निरंतर जहर की बारिश ने आद्या को मानसिक रूप से थकाया, क्योंकि वह जानती थी कि यदि उसने मुंह खोला तो उसका सामना न केवल मुझसे होगा, बल्कि मेरे द्वारा घर के हर नियम और रीति के ढांचे के साथ भी करना पड़ेगा। इसलिए उसने धीरे धीरे अपनी आवाज दबाई और मैं अपनी शक्ति के हर शब्द में उसे छोटे छोटे घाव देती रही, ताकि उसे यह सीखना पड़े कि मायके से लाई गई हर आदत को इस घर में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इस दौरान मेरे पति रमेश बस चुपचाप बैठे रहते थे, जैसे कि वे इस पूरे युद्ध को केवल एक दर्शक की तरह देख रहे हों। वे कभी मेरी तेज तर्रार और हावी करने वाली हरकतों को रोकते नहीं थे और ना ही आद्या के दर्द को महसूस करने की कोशिश करते थे। वह शांत और समझदार इंसान थे, जिन्हें दुनिया को ज्ञान देने में माहिर माना जाता था। लेकिन अपने ही घर में उनकी समझदारी हमेशा मेरे गुस्से और नियंत्रण के सामने फीकी पड़ जाती थी, क्योंकि मैं हमेशा उनकी चुप्पी को अपनी शक्ति मानती थी और ये जानती थी कि उनका डर और मौन मुझे और ज्यादा हावी होने का अधिकार देता है। मैंने आद्या को यह दिखाया कि घर में मर्द मौजूद है, पर उनका अधिकार केवल नाम मात्र का है, क्योंकि असली निर्णय, असली शक्ति और असली नियंत्रण इस घर में केवल मेरा है। और आद्या की हर छोटी सी शिकायत, हर छोटा सा विरोध मेरे पति की चुप्पी के कारण हमेशा दब जाता, जिससे वह और अधिक हतोत्साहित होती और ये महसूस करती कि ये घर केवल मेरे नियमों और मेरे अंदाज के अनुसार चलता है। और इसी चुप्पी ने मुझे ये विश्वास दिला दिया कि यदि मैंने अपनी मनमानी जारी रखी तो कोई मुझे रोक नहीं सकता और मैं इस घर में आद्या पर हर दिन, हर पल और हर काम में हावी रह सकती हूँ। इसलिए मेरी तानाशाही और नियंत्रण की जंजीर उस चुप्पे और समझदार पति की आंखों के सामने भी लगातार मजबूत होती रही। साल पहले जब मेरे बड़े बेटे विवेक की शादी नंदिनी से हुई थी, तो मैंने वही सब किया जो आद्या के साथ कर रही थी। मैंने शुरुआत ही में अपने अधिकार का जादू दिखाना शुरू किया और हर रोज उनके छोटे छोटे कामों में कमी निकालकर उन्हें यह एहसास कराया कि इस घर में मेरी इच्छा ही सर्वोपरि है। मैंने उनके बीच रोजाना डर का माहौल बनाया। कभी बड़े बेटे को उसकी पत्नी पर चिल्लाकर हतोत्साहित किया, कभी नंदिनी के हाथ में काम देते समय उनकी हर चाल और हर हरकत पर ध्यान दिया, कभी उन्हें उनके मायके की तुलना में कमतर समझाया। और धीरे धीरे ये डर इतना बढ़ गया कि वे दोनों घर के हर निर्णय में मुझे अनुमति लेने के बिना एक कदम भी नहीं उठा सकते थे। मैंने उन्हें बार बार याद दिलाया कि घर की हर चीज मेरी नजर के तहत होती है और यदि किसी ने भी मुंह खोला या विरोध किया तो परिणाम भयंकर होंगे। फिर एक दिन मैंने उन्हें पूरी तरह चेतावनी दी, यदि तुम मेरी बात नहीं माने तो तुम्हें भी उसी राह पर चलना पड़ेगा जो बड़े बेटे और बहू के लिए तय की गई है और तुम्हें भी बाहर निकालना पड़ेगा। वे डर से कांप उठे और फिर मैंने वही किया जो हमेशा करती आई थी। उनके लिए घर का दरवाजा बंद कर दिया, सूटकेस उनके कमरे के बाहर रखवा दिया और उन्हें बिना किसी विकल्प के बाहर का रास्ता दिखा दिया, ताकि वे समझ जाएं कि मेरे सामने कोई विरोध नहीं कर सकता। और यही वह दिन था जब मैंने यह साफ कर दिया कि मेरे घर में केवल मेरी मर्जी चलती है और कोई भी, चाहे बड़ा बेटा हो या बहू, मेरी इच्छा के बिना कदम नहीं उठा सकता। और अब वही कहानी आद्या के साथ दोहराई जा रही थी, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि घर में किसी लड़की को मेरी ताकत चुनौती नहीं दे सकती। मैंने हर दिन उसके काम पर अपनी नजर गड़ी, हर उसकी आदत और हर सोच में कमी खोजी। हर दिन मैं उसके लिए नया डर और नया तनाव बनाती रही, ताकि वह धीरे धीरे ये समझ जाए कि इस घर में उसकी स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। और यही डर, यही भय मेरे नियंत्रण का सबसे बड़ा हथियार बन गया। मैंने उसे ये महसूस कराया कि चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, मेरे नजरिए और मेरे द्वारा बनाए गए नियमों के सामने उसकी हर कोशिश अधूरी है। और वह चाहे कितनी भी सजग क्यों न रहे, हर दिन उसे मेरी शक्ति का एहसास होता रहे, ताकि आद्या की आंखों में वही डर और वही झुकी हुई आत्मा बस जाए जो मैंने पहले बड़े बेटे और उसकी पत्नी के साथ बनाई थी। और यही सिलसिला हर दिन जारी रहा,
जहां आद्या की हर नसीहत, हर सलाह, हर इच्छा मेरे द्वारा बनाई गई सख्त दीवारों के सामने टूटती रही। और मैं ये जानती थी कि ये डर ही मेरी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब घर के सदस्य डरेंगे, तो घर में मेरी शक्ति और मेरी सत्ता कभी चुनौती नहीं पाएगी। मैंने पहली बार उस दिन अपने कमरे में बैठकर सोचा कि वह क्यों लगातार डर के माहौल में जी रही है। और उसी दिन उसने धीरे धीरे अपनी आवाज उठाना शुरू किया। के भीतर एक छोटी सी आशा हमेशा जलती रही कि एक दिन वह इस भय और नियंत्रण से बाहर निकल पाएगी। रमेश, जो कि हमेशा शांत और समझदार रहे थे, चुपचाप मेरी इन हरकतों को देखते रहते थे। और उनकी मौनता ने आद्या को यह दिखा दिया कि घर में कोई भी उसे बचाने वाला नहीं है। वह केवल अपनी ताकत और हिम्मत के बल पर यह सब झेल सकती है। और इसी चुप्पी ने आद्या के दिल में डर और अकेलेपन का एहसास और बढ़ा दिया। वह सोचती रही कि क्यों वह सिर्फ मेरी इच्छाओं और नियमों की गिरफ्त में है, और क्यों उस पति, जो कि घर के मर्द है, उसकी पीड़ा में उसके साथ खड़े नहीं है। इसलिए हर दिन उसका दर्द और हौसला टूटता चला गया, लेकिन भीतर उसकी आत्मा अभी भी जूझ रही थी, ये सोचते हुए कि एक दिन वह किसी तरह इस डर और अत्याचार से बाहर निकल पाएगी। रमेश हमें चुप रहते, और जब आद्या किसी भी काम में मेरी गलती के खिलाफ कुछ कहती, तो उनके मौन और शांत रहना आद्या को यह महसूस कराता कि घर में कोई भी उसे मदद नहीं करेगा। और यही चुप्पी आद्या के लिए बार बार मानसिक चोट बन जाती, क्योंकि वह देखती कि उसका पति, जो कि उसकी सुरक्षा का प्रतीक होना चाहिए, सिर्फ देखने और सुनने तक सीमित है। और यही अनुभव उसे और अधिक डराता और अंदर से कमजोर बनाता। लेकिन आद्या की आत्मा धीरे धीरे ये तय कर रही थी कि एक दिन वह केवल अपने दम पर इस डर और अत्याचार को चुनौती देगी। एक दिन आद्या ने धीरे धीरे अपनी आवाज उठाई। भले ही ये बहुत हल्की थी, लेकिन उसके शब्दों में पहली बार आत्मसम्मान की झलक थी। मैंने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, पर वह अब पहले जैसी डरपोक नहीं थी। वह जानती थी कि यदि वह चुप रहती है, तो हर दिन यही अत्याचार बढ़ता जाएगा। इसलिए उसने छोटे छोटे शब्दों में अपनी पीड़ा व्यक्त की। और यह पहली बार था जब उसने घर की सास और खुद के बीच की शक्ति के अंतर को चुनौती देने की कोशिश की। धीरे आद्या ने अपनी छोटी छोटी जीतें हासिल करनी शुरू की, जैसे कि खाना बनाने में सही संतुलन बनाना, रसोई में समय पर काम करना, और मेरी नजरों के बावजूद अपना आत्मसम्मान बनाए रखना। और ये छोटी छोटी जीतें उसके भीतर आत्मविश्वास की आग जगा रही थीं, जिससे वह महसूस करने लगी कि डर और अत्याचार हमेशा स्थायी नहीं रह सकते। और यही बदलाव उसकी आत्मा में उम्मीद की किरण लेकर आया, जो धीरे धीरे उसके हर दिन के संघर्ष में शक्ति बनती चली गई। दिन मैंने आद्या को धमकाने की पूरी तैयारी की, लेकिन उसने पहली बार मेरा सामना किया। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि साहस झलक रहा था। उसने धीरे धीरे कहा कि मम्मी जी, मैं हर दिन आपके नियंत्रण में जी रही हूँ, लेकिन अब मैं भी अपने लिए खड़ी होना सीख रही हूँ। और मेरे लिए यह पहली चेतावनी थी कि मेरी शक्ति अब अकेली नहीं रहेगी, क्योंकि आद्या ने खुद को चुनौती देने की हिम्मत जुटा ली थी। और यही वह पल था जब घर में पहली बार मेरी सत्ता के सामने बहू का साहस दिखाई दिया। हर दिन आद्या अब केवल डरती नहीं थी, वह सोचती, योजना बनाती और अपने अधिकारों और सम्मान के लिए धीरे धीरे लड़ती थी। मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करती, लेकिन उसका आत्मविश्वास हर दिन बढ़ता रहा, और वह हर छोटी छोटी बात में मेरी चुनौती को स्वीकार करती। और इसी संघर्ष ने उसे घर में एक नई पहचान दिलाई, जहां वह अब केवल पालन करने वाली नहीं, बल्कि सोचने और निर्णय लेने वाली भी बन रही थी। धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्य, जैसे कि पति और छोटे बेटे की पत्नी, आद्या की इस हिम्मत को देखने लगे, और उन्होंने महसूस किया कि घर में केवल मेरी सत्ता और डर से नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और समझ से ही घर सुरक्षित रह सकता है। इसलिए वे धीरे धीरे आद्या के साथ खड़े होने लगे, और ये बदलाव घर के माहौल को नई दिशा देने लगा, जहां डर की जगह सम्मान और समझ का वातावरण बनने लगा। अंततः आद्या की मेहनत और साहस ने घर में बदलाव ला दिया। मैं अब देख सकती थी कि वह केवल अपनी हिम्मत और धैर्य से घर में सम्मान और अपनी पहचान बना रही है। और इसी बदलाव ने पूरे घर में शांति और संतुलन स्थापित किया, जहां अब आद्या केवल एक बहू नहीं, बल्कि घर की संरक्षक और परिवार की आत्मा बन गई थी। और इसी बदलाव ने मुझे यह सिखाया कि शक्ति केवल डर और नियंत्रण में नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और हिम्मत में है। सुबह का सूरज धीरे धीरे खिड़कियों से घर के कमरे में फैल रहा था, और पूरे घर में शांत धुंधली रोशनी थी। पर आद्या का मन बिल्कुल शांत नहीं था,
क्योंकि उसे पता था कि आज का दिन उसकी हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। वह जानती थी कि उसकी सास, जो हमेशा की तरह अपनी तेज तर्रार और हावी करने वाली आदतों में लगी रहती थी, आज फिर उसे अपने नियंत्रण और डर के जाल में फंसाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगी। और जैसे ही आद्या ने अपने हाथों में सुबह की चाय और नाश्ते का ट्रे पकड़ा, उसने अपने भीतर धीरे धीरे ये ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस बार टूटने नहीं वाली। वह इस बार डर के सामने झुकने नहीं वाली, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि उसके भीतर भी शक्ति है, उसके भीतर भी हिम्मत है, और अब उसे सिर्फ अपने डर और चुनौती को सामना करने की जरूरत है। इसलिए उसने गहरी सांस ली, अपने कंधों को सीधा किया और पूरी दृढ़ता के साथ अपने कदम बढ़ाए। हर कदम में उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे घर के माहौल में फैलने लगा, जैसे कि कोई अंधेरा धीरे धीरे रोशनी में बदल रहा हो। और जैसे ही उसने सास के कमरे में कदम रखा, उसने उनकी नजरों में ये झलक देखी कि आज वह आद्या को डरते हुए नहीं देख पाएंगी, क्योंकि आद्या की आंखों में अब केवल साहस और आत्मविश्वास झलक रहा था। और आद्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मम्मी जी, मैं अपने काम और अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार हूँ, और अब मैं सिर्फ डर के बल पर नहीं, बल्कि अपने सम्मान और अपने अधिकार के लिए जी रही हूँ। सास की प्रतिक्रिया शुरू में कुछ देर के लिए स्तब्ध करने वाली थी, क्योंकि वे इतनी दृढ़ और साहसी बहू की उम्मीद नहीं कर रही थी। उन्होंने अपनी हरकतों के माध्यम से हमेशा आद्या को डराया और नियंत्रित किया था। लेकिन आज आद्या का आत्मविश्वास उनके नियंत्रण के सामने मजबूत खड़ा था, और इस बार उन्होंने महसूस किया कि अब वही पुरानी आद्या नहीं, बल्कि एक ऐसी बहू सामने है जो अपने लिए खड़ी होने का साहस रखती है। और ये घर की दीवारों में गूंजने वाली शक्ति उनकी अपनी मनमानी और हावी करने की आदतों को चुनौती दे रही थी। और इसी दिन आद्या ने पहली बार महसूस किया कि उसका डर उसके ऊपर हावी नहीं है, बल्कि अब वह अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ अपने घर और अपने परिवार में बदलाव ला सकती है। वहीं दूसरी ओर आद्या की स्थिति बिल्कुल अलग थी। वह घर के माहौल को जानकर भीतर से परेशान था, लेकिन हमेशा की तरह उसने अपनी चुप्पी बनाए रखी। वह जानता था कि सास की हरकतें गलत हैं, वह जानता था कि आद्या निर्दोष है, लेकिन उसने अपने डर और समाज की सोच के कारण कभी भी आद्या के लिए मुख खोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। वह बस बैठा और देखता रहा, जैसे कि उसके हाथ में कोई शक्ति नहीं है। और ये कायरता आद्या के लिए सबसे बड़ा मानसिक बोझ बन गई, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति, जो उसके साथ होना चाहिए था, वह केवल निरीक्षक की तरह घर के हालात देख रहा है। और यही सोच उसे अंदर से और मजबूत करती, क्योंकि आद्या को समझ में आ गया कि यदि घर में बदलाव लाना है, तो केवल उसके अपने साहस और आत्मविश्वास से ही यह संभव होगा। और रमेश की कायरता ने उसे यह एहसास दिलाया कि अब वह अपने लिए और अपने सम्मान के लिए अकेले खड़ी रहना सीख गई है। और यही कायरता ही उसके साहस और आत्मविश्वास को और अधिक धार दे रही थी, क्योंकि उसने तय किया कि चाहे पति साथ दे या ना दे, वह अब डर को पीछे छोड़कर अपने अधिकार, अपने सम्मान और अपने परिवार के लिए खड़ी रहेगी। और यही वह पल था जब आद्या ने समझ लिया कि असली ताकत केवल दूसरों की सहमति या समर्थन में नहीं, बल्कि अपने अंदर की हिम्मत, अपनी आत्मा की मजबूती और अपने फैसलों में विश्वास में है। और इसी विश्वास ने उसे घर में बदलाव और अपने लिए सम्मान पाने की राह पर आगे बढ़ने के लिए तैयार कर दिया। उस दिन का माहौल असामान्य रूप से भारी था, जैसे दीवारें भी सांस रोककर किसी तूफान का इंतजार कर रही हों। मेरी छाती के भीतर वही पुराना जहर उबल रहा था, डर से लोगों को झुकाने का, रिश्तों को कुचलने का और अपने अधिकार को ईश्वर की तरह थोप देने का। मैंने वही पुराना हथियार निकाला, वही अस्त्र जिसे मैंने पूरे घर को वर्षों तक अपने इशारों पर नचाया था। मैंने कठोर आवाज में कहा, मैं सारी प्रॉपर्टी दान कर दूंगी, तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मैंने ये वाक्य ऐसे बोला जैसे किसी की सांस छीन रही हूँ, जैसे पूरे घर की नींव हिला रही हूँ, जैसे आद्या की रगों में फिर से डर भर देना चाहती हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें झुकी हुई थीं, पर आद्या की नहीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आज कोई डर नहीं था, उसकी आवाज कांपी नहीं, उसकी रीढ़ सीधी थी। और उसने वह वाक्य कहा जिसने मेरे पूरे अहंकार को चीर दिया, यह संपत्ति आपकी अकेली नहीं है। उसके शब्द कमरे में हथौड़े की तरह गिरे। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़की अब मेरी धमकियों से नहीं डरती, कि मेरी शक्ति का सबसे बड़ा हथियार अब बेकार हो चुका है। और तभी, जिस पल की मैंने कल्पना भी नहीं की थी, जो कभी मेरे सपनों में भी नहीं आया था,
मेरे पति रमेश आगे बढ़े। सालों की चुप्पी, सालों का दबा हुआ गुस्सा, सालों की शर्म और अपराध बोध एक ही क्षण में फूट पड़ा। उनकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें सच्चाई थी। उन्होंने कहा, बस बहुत हो गया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर कि वह गुस्सा भी जो हर उस आदमी में होना चाहिए जो अपनी पत्नी को गलत रास्ते पर जाता देखता है। मैं कुछ बोल पाती इससे पहले वह थप्पड़ पड़ा। जोर का नहीं, पर आत्मा तक गूंजने वाला। वह थप्पड़ मेरे चेहरे पर नहीं, मेरे अहंकार पर पड़ा। वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई थी। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं मां नहीं, मैं तानाशाह बन चुकी हूँ। उस थप्पड़ में मेरी सत्ता टूट गई, मेरी धमकियां मर गईं, और मेरे पूरे जीवन का झूठ मेरे सामने नंगा खड़ा हो गया। घर में कोई आवाज नहीं थी, सिवाय मेरी अपनी टूटी हुई सांसों के। रात, मैं अपने कमरे में अकेली बैठी रही। कमरे में अंधेरा था, पर उससे ज्यादा अंधेरा मेरे भीतर था। दरवाजे के बाहर ड्राइंग रूम में मेरा बड़ा बेटा विवेक, उसकी पत्नी नंदिनी, मेरा छोटा बेटा नीलेश, उसकी पत्नी आद्या और मेरे पति रमेश, सब लोग साथ बैठे हंस बोल रहे थे, जैसे कोई साधारण सा परिवार जिसे अब किसी तानाशाह की जरूरत नहीं। और ये वही घर था जहां कभी मेरी आवाज के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था। आज मुझे कोई बुला भी नहीं रहा था। कोई ये नहीं पूछ रहा था कि मैंने खाना खाया या नहीं, दवाई ली या नहीं, मुझे कुछ चाहिए या नहीं। मैं पलंग पर बैठी दीवार घूरती रही और पहली बार समझा कि सत्ता छिनने से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता। अगले कुछ हफ्तों में मेरे शरीर ने भी जैसे मेरा साथ छोड़ना शुरू कर दिया। हाथ कांपने लगे, इतने कि चाय का कप पकड़ते समय चाय छलक जाती। पैरों में जान नहीं रहती। सीढ़ियां चढ़ते हुए दीवार पकड़नी पड़ती। नींद टूटने लगी। रातों को घबराहट में जाग जाती, पसीना बहता, दिल तेज धड़कता। भूख मर गई। जो औरत कभी सबको खाने पर डांटती थी, आज खुद दो कौर भी नहीं निगल पाती थी। मैं, जो कभी सबको डराती थी, अब खुद डरने लगी थी। शुगर अनियंत्रित है, नसें कमजोर हो चुकी हैं, शरीर थक चुका है। पर असली बीमारी मेरे शरीर में नहीं, मेरे अहंकार में थी। मैं अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देखती रहती और सोचती रहती, कब मैं इतनी अकेली हो गई। मेरे ही घर में मेरे ही लोग मेरे बिना खुश कैसे रहने लगे। वहीं से मेरी सजा शुरू हुई, धीमी, शांत, पर भीतर से तोड़ देने वाली। उस सुबह जब मैं बाथरूम में गई, तो शरीर में पहले से ही अजीब सी कमजोरी थी। घुटनों में कंपन था, सिर हल्का सा घूम रहा था, और जैसे ही मैंने पानी की बाल्टी की ओर हाथ बढ़ाया, मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई और मैं जोर से फिसलकर फर्श पर गिर पड़ी। मेरे शरीर से एक अजीब सी चीख निकलनी चाहिए, मगर आवाज गले में ही अटक कर रह गई। पूरी देह कांप रही थी, सांस उखड़ रही थी, और कुछ पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे यही पल मेरा अंत हो सकता है। उसी समय दरवाजे के बाहर से तेज कदमों की आहट आई, और सबसे पहले जो दौड़ती हुई अंदर पहुंची वह आद्या थी। वही आद्या जिसे मैंने 2 साल तक हर दिन अपने शब्दों से तोड़ा, तानों से कुचला, अपमान से रौंदा, उसके मायके को गालियां दी, उसके अस्तित्व को नीचा दिखाया। वही आद्या मेरे पास फर्श पर बैठ गई। उसने कांपते हाथों से मुझे सहारा दिया, मेरी पीठ थपथपाई, मेरे बालों को बहुत धीरे धीरे सहलाया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दिलासा देती है। और उसी पल उसकी आंखों में पानी भर आया और उसके मुंह से जो शब्द निकला, उसने मेरे पूरे जीवन को हिला दिया। उसने मुझे पहली बार मां कहा, कोई कटाक्ष नहीं, कोई मजबूरी नहीं, कोई डर नहीं, बस एक सच्चा अपनापन। और मैं वहीं फर्श पर बैठी उसकी गोद में सिर रखकर पहली बार अपने किए का बोझ महसूस करने लगी। हाथों की वह गर्माहट मेरे शरीर में नहीं, सीधे मेरे दिल में उतर गई, जैसे किसी ने वर्षों से जमी हुई बर्फ पर आग रखती हो। मेरा सीना भारी होने लगा, आंखों के कोने जलने लगे, होंठ कांपने लगे, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, और उस रोते हुए स्वर में मैंने उससे पूछा, मैंने तुझे बहुत दुख दिया है ना। इतने वर्षों का अपराध बोध एक ही वाक्य में निकल आया। आद्या ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, क्रोध नहीं था, बदले की कोई भावना नहीं थी। उसने बस अपना सिर हल्के से झुका लिया और कुछ नहीं बोली। लेकिन उसकी वही चुप्पी मेरे लिए हजारों शब्दों से ज्यादा भारी थी, क्योंकि उस खामोशी में मेरी हर गलती, हर जुल्म, हर ताना, हर अपमान मेरे सामने एक एक करके खड़े हो गए। और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि किसी औरत को सबसे गहरी सजा कोई थप्पड़ नहीं, कोई बदला नहीं, बल्कि उसका अपना अपराध बोध देता है, जो इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देता है।
अस्पताल की उस सफेद दीवारों वाली ठंडी सी जगह पर जब मैं स्ट्रेचर पर लेटी हुई डॉक्टर की आवाज सुन रही थी, तो हर शब्द मेरे भीतर हथौड़े की तरह गिर रहा था। डॉक्टर मेरे पति और बच्चों की ओर देखते हुए बहुत शांत स्वर में कह रहा था, इनकी हालत उम्र की नहीं है, इनकी बीमारी दिमागी तनाव की है। बहुत ज्यादा मानसिक दबाव और भीतर जमा हुआ डर, गुस्सा और अपराध बोध शरीर को अंदर ही अंदर तोड़ देता है। और मैं छत की ओर ताकती हुई सोच रही थी कि ये वही तनाव है जो मैंने वर्षों तक दूसरों को दिया था। वही तनाव जो मैंने आद्या की आंखों में भरा, नंदिनी की मुस्कान से छीना, अपने बेटों के मन में डर बनकर बैठाया। वही जहर अब मेरी नसों में दौड़ रहा था। और पहली बार मुझे यह एहसास हुआ कि इंसान दूसरों को जो देता है, वही जीवन किसी न किसी मोड़ पर उसे लौटा देता है, बिना कोई आवाज किए, बिना कोई चेतावनी दिए। शाम को जब अस्पताल के कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी और सब लोग चुपचाप बैठे थे, तभी विवेक धीरे धीरे मेरे पास आया। 4 साल बाद पहली बार मेरी आंखों में आंख डालकर, बिना कोई शिकायत, बिना कोई क्रोध, बिना कोई ऊंची आवाज के, बस बहुत भारी मन से बोला, माँ, जब आपने हमें घर से निकाला था, तब नन्ही गर्भवती थी। और उसके शब्द मेरे कानों से नहीं, सीधे मेरी आत्मा से टकराए। मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई, मेरी सांस रुक गई, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और उस एक पल में मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ में आ गई। मैंने केवल एक बहू को नहीं, अपने होने वाले पोते या पोती को भी घर से निकाल दिया था। उस बच्चे को जिसने दुनिया में आने से पहले ही मेरी नफरत का बोझ झेल लिया था। और मैं अस्पताल के उस बिस्तर पर लेटी हुई अपनी ही सांसों से हार गई, क्योंकि किसी माँ के लिए इससे बड़ा दंड कुछ नहीं होता कि वह अपने ही खून के दर्द की वजह खुद बन जाए। उस रात अस्पताल के उस सन्नाटे भरे कमरे में लेटी हुई, मैं पहली बार अपने पूरे जीवन को किसी फिल्म की तरह अपनी आंखों के सामने चलता हुआ देख रही थी। हर वह ताना जो मैंने आद्या को मारा था, हर वह अपमान जो मैंने नंदिनी के चेहरे पर उछाला था, हर वह डर जो मैंने अपने बेटों के दिल में भरा था, हर वह धमकी जो मैंने प्रॉपर्टी के नाम पर पूरे घर को जकड़ कर रखी थी, सब कुछ एक एक कर मेरे सामने खड़ा था। और मुझे पहली बार समझ आ रहा था कि मेरी असली सजा कोई बीमारी नहीं, कोई थप्पड़ नहीं, कोई डांट नहीं, बल्कि अपने ही हाथों की अपराधों से आंख मिलाकर सामना करना है। क्योंकि जब इंसान दूसरों को तोड़कर खड़ा होता है, तब एक दिन उसे अपने ही टूटे हुए आईने के सामने खड़ा होना पड़ता है। और उस पल मैं जान गई थी कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा यही है कि अब मैं अपने बीते हुए कल से भाग नहीं सकती। अगली सुबह जब खिड़की से धूप की हल्की सी लकीर कमरे के फर्श पर उतरी, उसी रोशनी के साथ नंदिनी मेरे पास आई। बहुत धीरे से उसने मेरे माथे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में कोई शिकायत नहीं थी, कोई कटुता नहीं थी, बस एक थका हुआ अपनापन था। और उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर आप सच में बदल गई हैं, तो यही आपकी सजा है। अब आप हमें खो नहीं सकती। और उस एक वाक्य ने मेरे दिल के भीतर जमी वर्षों की कड़वाहट को जैसे पिघला दिया, क्योंकि मुझे पहली बार एहसास हुआ कि माफी कोई इनाम नहीं होती, वह जिम्मेदारी होती है, एक दूसरी जिंदगी, जिसमें इंसान को हर दिन अपने बदले हुए होने को साबित करना पड़ता है। और उसी पल मैंने मन ही मन ये ठान लिया कि अब अगर मेरी सांसें चल रही हैं, तो केवल इसलिए कि मैं अपने बीते हुए गुनाहों का हिसाब अपने बदले हुए व्यवहार से चुकाऊं। उस शाम उस शाम जब अस्पताल से लौटकर हम सब घर पहुंचे, तो वही घर जो कभी मेरे डर से कांपता था, आज बेहद शांत था, जैसे उसने भी मेरी हार स्वीकार कर ली हो। मैं धीरे धीरे ड्राइंग रूम में पहुंची। मेरे सामने मेरे दोनों बेटे विवेक और नीलेश बैठे थे। उनकी पत्नियां नंदिनी और आद्या थीं, और मेरा पति रमेश था। और उस पूरे दृश्य को देखकर मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि मैंने पहली बार महसूस किया कि ये वही परिवार है जिसे मैंने अपने हाथों से तोड़ने की कोशिश की थी, और अब वही परिवार मुझे थामे खड़ा है। उसी पल मेरे भीतर वर्षों से जमी हुई सारी अकड़, सारा घमंड, सारी जिद, सारी तानाशाही जैसे पिघलकर जमीन पर गिर गई। और मैं उन सबके सामने अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। 70 साल की उम्र में मैं पहली बार सच में झुक गई, न किसी मजबूरी में, न किसी डर में, बल्कि अपने किए की पूरी सच्चाई को स्वीकार करते हुए। और उस झुकने में मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा भार उतरता हुआ महसूस हुआ। आज जब मैं यह कहानी कह रही हूँ, तो मेरी आवाज में कोई घमंड नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, बस अनुभव की वह सच्चाई है जो मैंने अपनी गलतियों से सीखी है।
और मैं ये कहानी हर घर की उस सरोज को कहना चाहती हूँ जो अपने घर को अपने डर से चलाने की कोशिश करती है, जो सोचती है कि शक्ति ही ताकत है और डर ही इज्जत है, जबकि सच्चाई यह है कि औरत अगर घर की छत बन जाए तो घर सुरक्षित रहता है, लेकिन अगर औरत ही आंधी बन जाए तो पूरा घर उजड़ जाता है। और यह बात मुझे तब समझ आई जब मेरे अपने ही हाथों बनाए हुए घर की दीवारें मेरे सामने गिरने लगी थी। इसलिए मेरी यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, यह हर उस औरत की कहानी है जो आज भी सोचती है कि वह सब कुछ सहकर नहीं, बल्कि सबको दबाकर परिवार बना सकती है। अस्पताल से लौटने के बाद मैं अब वह सरोज नहीं थी जो कभी इस घर की तानाशाह हुआ करती थी, जो अपनी आवाज के एक झटके से पूरे घर को हिला देती थी, जो रिश्तों को अपने डर और आदेश से बांध कर रखती थी। अब मेरे हाथ हल्के हल्के कांपते थे, मेरी आवाज धीमी और थकी सी हो गई थी, और मेरे भीतर का घमंड जो वर्षों तक मेरी रगों में जहर की तरह बहता रहा था, अब मेरे बिस्तर के पास ही दम तोड़ चुका था, जैसे किसी ने मेरे भीतर से पत्थर निकाल लिया हो। और उसके बाद मैं पहली बार इंसान की तरह सांस ले पा रही थी। अब सुबह मेरे लिए आद्या चाय लेकर आती थी, वही आद्या जिसे मैं कभी रसोई की दीवार से भी छोटा समझती थी, जिसके अस्तित्व को मैंने अपने घमंड से रौंदा था। आज वही आद्या मेरी दवा समय पर देती थी, मेरे बिखरे बालों को बहुत सलीके से संवारती थी, मेरे पैरों में तेल लगाते हुए ऐसे ध्यान से देखती थी जैसे कोई बेटी अपनी माँ का ख्याल रखती है। और मैं कई बार उसके आंचल को चुपचाप देखती रहती थी। उस आंचल में मुझे अपनी सारी गलतियां, अपने सारे अपराध और साथ ही ईश्वर की सबसे बड़ी दया दिखाई देती थी। और मैं मन ही मन सोचती रहती थी, ईश्वर ने मुझे सजा नहीं दी, मुझे दूसरा मौका दिया है। विवेक और नंदिनी अब यहीं रहते थे और उनका छोटा बेटा मेरी उंगली पकड़कर घर भर में घूमता था, मुझे दादी कहकर बुलाता था। और ये शब्द मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि जिस औरत ने एक दिन अपने ही बेटे बहू को घर से निकाल दिया था, आज वही अपने पोते की उंगली थामकर खुद को फिर से इस परिवार का हिस्सा महसूस कर रही थी। एक शाम हम सब बरामदे में बैठे थे, हवा में हल्की ठंडक थी, रमेश अखबार पढ़ रहे थे, नीलेश रसोई में चाय बना रहा था, आद्या और नंदिनी हंसते हुए किसी पुरानी बात पर फुसफुसा रही थीं, और मैं उन्हें देख रही थी, सच में देख रही थी। पहली बार मैंने घर को घर की तरह देखा था, न कि अपनी सत्ता की जमीन की तरह। मैंने सबको अपने पास बुलाया, मेरी आवाज कांप रही थी, पर दिल सच्चा था। मैंने तुम सबका जीवन दुख से भर दिया, पर आज अगर ये घर फिर से सांस ले रहा है तो ये तुम्हारे कारण है, मेरे नहीं। मैंने दोनों बहुओं के हाथ थाम लिए, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर तुम दोनों ने मुझे माफ न किया होता तो मैं आज भी अपने ही घमंड के अंधेरे में जी रही होती। रमेश की आंखें भी भर आईं, उन्होंने मेरा कंधा थामते हुए कहा, अब देर नहीं हुई है सरोज, घर फिर से बन रहा है। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाई, पर पहली बार नींद न आना तकलीफ नहीं, शांति था, क्योंकि वर्षों बाद मैं बिना डर, बिना अहंकार, बिना अपराध बोध के जाग रही थी। और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। आज मैं ये कहानी हर घर की सास, हर माँ और हर औरत से कहना चाहती हूँ कि घर को चलाने के लिए डर नहीं, दिल चाहिए। रिश्तों को बचाने के लिए ताकत नहीं, ममता चाहिए। क्योंकि जो औरत अपने ही घर को रौंदकर खुद को रानी समझती है, वह असल में सबसे अकेली इंसान बन जाती है। अगर मेरी यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इस कहानी में आपको अपना घर, अपनी माँ, अपनी सास, अपनी बहू या अपना ही कोई रिश्ता दिखाई दिया हो, तो सुनो कहानी दोस्तों। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अपनों के साथ शेयर करें, ताकि ये कहानी हर उस दिल तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है।